नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9वीं का अगला अध्याय सांवले सपनों की याद। उनके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन के बारे में पढ़ना जरूरी है, तो पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लौंगा, एक नदी, रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। मतलब उन्होंने डायरियां लिखी है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक नया प्रयोग किया, एक अभिनव प्रयोग किया, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ भी डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। प्रस्तुत पाठ भी डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो जो डॉक्टर सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख और अवसाद उत्पन्न, उसको लेखक ने किस शीर्षक से रूप में लिखा है? सांवले सपनों की याद। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। अब है पाठ सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मतलब डॉक्टर सालिम अली की मृत्यु हो गई थी और उनके सपनों का एक हुजूम था, वो खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहा था। कोई रोक टोक कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो प्रकृति का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, अपने जिस्म की गर्मी और दिल की धड़कन हलचल देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। वो मर चुके थे। तो देखो, मुझे नहीं लगता कोई उस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। मुझे नहीं लगता कोई उस पक्षी को जगाना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो गई थी, तो वो उन्हें जब ले जाया जा रहा था तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सुनहरे परिंदों, मतलब सुनहरे पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, मतलब उनकी यादों का एक हुजूम था, जो भीड़ थी मौत की खामोश वादी तक अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ, कौन रोक टोक सके कहाँ संभव था। इस हुजूम में आगे आगे सालिम अली थे, अपनी कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। मतलब सैलानी जब जाता है तो बहुत सारे वजन लेके जाता है, उसमें कैमरा होता है, बैग होता है, आवश्यक चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग के बहुत सारे सामान रहते हैं, उनका बोझ उठाए वो आगे आगे चले जा रहे। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न था। उसमें लौट आते थे पर तब लौट कर आने की उनकी कोई संभावना नहीं थी क्योंकि वो मर चुके थे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का आखिरी पलायन है। अब तो वो वन पक्षी की तरह उस प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब कैसे गा जगह भी जाए, उन्हें जगाने की कोशिश की, उन्हें अपने हृदय की धड़कन दी जाए तो भी अगर जगाने की कोशिश की तो कैसे जगा सके। मतलब उन्हें जिंदा नहीं किया जा सकता, तो मर चुके थे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा, और मुझे नहीं लगता कोई इस सोए पक्षी को जगाना चाहेगा। तो यहाँ पर पक्षी कौन है? डॉक्टर सालिम अली के लिए बोला है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। आप पक्षियों को पक्षी की नज़र से देखना चाहिए। ऐसी भूल और कहाँ कहाँ करता है मनुष्य? पहाड़ों, जंगलों, झरनों, आबासारों, निर्झर होते हैं को भी वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखता है। उनमें फ़ायदा उठाने की, उनमें आनंदित होता रहता है। उनके संरक्षण, सुरक्षा, संवर्धन के लिए कोई काम नहीं करता, बस अपने आनंद के लिए देखना चाहता है। ये सबसे बड़ी भूल करता है आदमी। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है?
रोमांच का सोता मनी झरना फूटता महसूस कर सकता है। मतलब कि भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। मतलब जो मधुर का तक जो आनंद है उसका झरना फूट महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मतलब कोई व्यक्ति, सवाल किया है, कोई व्यक्ति पक्षियों की आवाज़ को सुनकर अपने हृदय में एक आनंद का झरना फूटता महसूस कर सकता है। कभी कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति पक्षियों के बीच इतना घुल मिल जाएगा, उनकी आवाज़ को सुनकर समझेगा, उनके लिए कुछ काम करेगा, अपने आप को आनंदित होगा? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? ऐसा मिथक का नाम है, ऐसी व्यक्तित्व का नाम है मिथक। मैंने लोग कहते हैं असंभव है ऐसा, तो जहाँ पर असंभव थी कैसी मान्यताएं हैं, उस मिथक का क्या नाम है? डॉक्टर सालिम अली है। लोग विश्वास नहीं करते कि ऐसे कौन पक्षियों की आवाज़ को समझेगा, पक्षियों की कौन बातें करेगा, पक्षियों के बारे में कौन सोचेगा, वो उस मिथक का क्या नाम है? डॉक्टर सालिम अली। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। शोक नहीं, चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन के भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों के एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। पता नहीं कब वृंदावन में पूरी दुनिया संगीत मोह हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। और हर शाम सूर्य ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानी की हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से खाली हुआ है क्या? तो यहाँ बताया गया मिथक है कि पता नहीं कि कब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, कब वृंदावन में बंसुरी बजाई थी, शोक चंचल गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, कब दही खाए थे, हैं? मतलब विभिन्न कब वृंदावन लगता है, ऐसा लगता है कि आज भी हम वृंदावन में जाते हैं तो ऐसा लगता है उनका एहसास प्रतीत होता है, मान्यता है। तो कहते हैं जब वो खाली नहीं हो सकता वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का एहसास वृंदावन से, उसी प्रकार इस मिथक जो पक्षियों से बात करने वाला जो मिथक है डॉक्टर सालिम अली, ये भी दुनिया से बुलाया नहीं जा सकता। मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, ये मिथक वाली दुनिया थी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था क्या वो जादू से खाली हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि वो अभी मौजूद होंगे। कितनी पुरानी बातें हैं, कितने वर्षों पुरानी बातें हैं। तो मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले, उनका व्यक्तित्व कैसे थे? कमज़ोर शरीर के थे। व्यक्ति पर डाला जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की सती तक पहुंचने से थोड़े ही दिन बचे थे। उम्र के 100 साल के होने थोड़े ही दिन बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं के थकान से उनके शरीर कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति समर्पित थी। मतलब कि मौत है ना, अंतिम समय में भी उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई थी, जो रोशनी पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत यानी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। मतलब हिंदी और उर्दू के भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत की बाद ही तो उतरी थी। मतलब उनकी मौत के बाद ही उतरी थी वो दूरबीन जिससे वो पक्षियों की खोज करते थे, इसलिए उन्हें बर्ड वाचर कहते थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रें, दूर क्षितिज यानी आसमान में दूर तक नज़रों ने कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने में घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कायल माने लाने में परिश्रमी होते हैं। मतलब प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी। उनके लिए क्या मानते हैं? हर तरफ रहस्य में दुनिया पसरी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उनके गढ़ने में
उनका जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। मतलब वो कहते हैं कि कुछ कहते थे कि चारों तरफ एक रहस्यमय दुनिया पसरी है और बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। ये पक्षियों के बारे में जो जानकारी थी, उनसे बात करने की, उनके बारे में सोचने समझने की, तो ये बड़ी मेहनत से गढ़ी थी। और उस मेहनत में उनकी जीवन संगिनी, स्कूल की जो सहपाठी ने थी, जो उनकी साथी बनी थी, जीवन साथी बनी थी, तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई है। तो उनकी धर्मपत्नी क्या नाम था? तहमीना, और उसकी स्कूल की सहपाठी थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह जी से मिले, और वे प्रधानमंत्री थे, उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता था, यानी वो ग्रामीण परिवेश से थे चौधरी चरण सिंह जी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। उसने उन्हीं कौन है? चौधरी चरण सिंह जी की। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नई भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? सवाल किया है। दोनों नहीं है, पर सौंधी मानी संदली मिट्टी, चंदन युक्त मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अर्थात इन्होंने लद्दाख और हिमालय जैसी बर्फीली वादियों में भी जमीन पर पक्षियों की हिफाजत के लिए काम किया है, और रेगिस्तान में भी, और केरल जैसे साइलेंट वैली में भी पक्षियों की हिफाजत के लिए काम किया है। डॉक्टर सालिम अली की आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उनकी आत्मकथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया है कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। यहाँ पर एक जिक्र किया है D.H. लॉरेंस, वो भी पक्षी वैज्ञानिक था। उनकी मृत्यु के बाद साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने, या लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया वो मुझसे ज्यादा जानती है लॉरेंस के बारे में। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मतलब मेरे लिए बड़ा कठिन है उनके अनुभवों को शब्दों को जाना, यानी शब्दों के रूप में बतलाना बड़ा कठिन है मेरे लिए। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में, या हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। मतलब वो गौरैया मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणियों के बारे में, जो विभिन्न दुर्लभ पक्षी उनके बारे में हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में मतलब उनका परिवर्तन कैसा हुआ, वो पक्षी वैज्ञानिक कैसे बने, पक्षियों की सुरक्षा संवर्धन और के लिए कैसे जुड़े, कि घटना घटित हुई थी। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब बचपन में उनके एयरगन से एक गौरैया थी जो मर गई थी और तड़पती हुई मरी। उन्होंने देखा तो वो देख तो बड़े घायल हो गए अंदर से, और उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद से मैं अपना सारा जीवन को समर्पित कर दूंगा। तो वो गौरैया थी, वो गौरैया की मृत्यु हुई देखा उन्होंने, तो कहता है कि सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों ले जाती रही, और जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। और जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक जिंदगी मतलब प्रकृति का हर तत्व, हर कण की तरह स्वाभाविक होना। नैसर्गिक जिंदगी यानी प्रकृति के कण की तरह स्वाभाविक होना। तो लॉरेंस का जीवन प्रकृति के समान सहज सरल होकर प्रकृति में हो गया। उसी प्रकार से उनका भी ये डॉक्टर सालिम अली का जीवन भी प्रकृति के समान सरल सहज और प्रकृति में हो गया। उन्हीं के बाती सालिम अली भी, किसकी बाती? D.H. लॉरेंस की बाती, अपने आप को प्रकृति को समर्पित हो गए, और उनका जीवन भी प्रकृति के समान सहज सरल हो गया, और वो पूरी तरह प्रकृति में खो चुके थे। मतलब प्रकृति का हर तत्व या हर कण की तरह स्वाभाविक होना, उसकी तरह प्रतिरूप हो गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू बनने के बजाय अथाह सागर, यानी अथाह सागर, ऐसा सागर जिसकी गहराई नापना संभव हो।
मतलब टापू नहीं मिला, थोड़ी बहुत जानकारी नहीं थी, पूरी विशाल जानकारी थी उनके पास। सालिम अली ने स्वयं को इसी स्थान विशेष या जीव विशेष से बांध कर नहीं रखा भाई एक जगह बिहार के पक्षियों के बारे में जानकारी भी, वो पूरे भारतवर्ष के हिमालय लद्दाख से लगाकर कश्मीर, केरल और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और रेगिस्तान तक की उन्होंने पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल की। उनकी सुरक्षा, संवर्धन, विकास प्रशासन से मिलकर कोशिश की उन्होंने। तो सही कहा है कि एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने, अर्थात सालिम अली ने स्वयं को किसी स्थान विशेष या जीव विशेष से बांध कर नहीं रखा। उन्होंने प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिखरे अनुभवों से अपने को समृद्ध किया। क्या किया? प्रकृति के विशाल प्रांगण में बिखरे अनुभवों से अपने को समृद्ध किया। वे अथाह सागर की भांति प्रकृति में अबाध गति से चलते रहे। अथाह सागर, ऐसा सागर जिसकी गहराई को नापना, उससे अबाध गति बिना बाधा के चलते रहे। उन्होंने अपने आप को किसी प्रकार की सीमा में बांधकर नहीं रखा। वो हर जगह के पक्षियों के बारे में सुरक्षा और संवर्धन के लिए कोशिश करते रहे। तो इसीलिए कहा गया है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, भ्रमण घूमते रहते थे, उनकी यायावरी यानी घूमते फिरने वाली आदत, यायावरी यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी उनकी, यायावरी से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो तो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें आज भी विश्वास है कि वो पक्षियों की सुराग में निकले हैं, खोज में निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और उन्हें लगता है कि मरे नहीं है, वो तो पक्षियों की, दुर्लभ पक्षियों की खोज में निकले हैं और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ वो लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? उनका लिखा है कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंख नम है सालिम अली तुम कब लौटोगे, संबोधित किया है जाबिर हुसैन, मेरी आंख नम है डॉक्टर सालिम अली तुम कब लौटोगे। तो यहाँ पर सालिम अली जो शीर्षक है, इसमें इसका मतलब होता है धुंधली यादें, सांवले सपने मतलब धुंधली यादें हैं, लेकिन यहाँ यह मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सांवले सपने का मतलब धुंधली यादें, पर यहाँ पर मनमोहक इच्छाओं का प्रतीक है। सपने हमेशा रहस्य जिज्ञासाओं से भरे होते हैं। याद रखना, ढंग से सुनना, सांवले सपने मतलब धुंधली यादें, लेकिन यहाँ मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक के रूप में बतलाया गया है। सपने हमेशा रहस्य और जिज्ञासा से भरे होते हैं। इस पाठ के अंतर्गत सालिम अली की याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए रखना एक प्रमुख उद्देश्य है। उनके व्यक्तित्व को हमारे बालकों के समक्ष रखना, हमारे समाज के समक्ष रखना, एक प्रकृति के लिए काम करने वाले व्यक्तित्व के काम को इस देश के सामने रखना एक उद्देश्य था। लेखक ये बताना चाहता है कि जो सपने सालिम अली ने देखे थे वे सपने उनके थे, मौलिक थे। जो सपने उन्होंने देखे थे वो सपने उनके थे और मौलिक थे, वो खुद के सपने थे। वैसा सिर्फ सपना देखना, पक्षियों से बात करना है, उनके लिए खोज करना, ये किसी बस की बात नहीं है। लेखक को पक्षी प्रेमी सालिम अली के सपनों की याद आती है। ठीक है, इसीलिए ये जो शीर्षक रखा है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सार्थक है, उचित है, सार्थक है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त किया है डॉक्टर सालिम अली। तो हम सब भी पर्यावरण के प्रति सचेत रह सकते हैं और अपना अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे पक्षियों की बात की है तो पशु पक्षियों के प्रति संवेदनात्मक रवैया अपनाया जाए, मतलब संवेदनात्मक रवैया अपनाया जाए, दयायुक्त रवैया अपनाया जाए, उनकी हिफाजत और सुरक्षा के प्रति हम समर्पित रहें। कूड़ा कचरा गंदगी जगह जगह ना फेंका जाए, अपने समाज को, सोसाइटी को क्या रखें, क्या स्वच्छ रखें। प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बंद कर दें। अगल बगल आसपास हरियाली के लिए अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करें। पर्यावरण को अपने स्तर पर कम से कम दूषित होने दें। नदियों को गंदा ना करें। नदियों के आसपास की भूमि को अपरदन होने से बचाएं, मतलब उसको जो अब बाढ़ आती है, तेज पानी आता है, मिट्टी कटती है, उसको बचाएं, वहाँ पेड़ पौधे लगाएं। अर्थात हमारी प्रकृति को क्या है, प्रकृति में बनाएं, प्रकृति से युक्त बनाएं, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये डॉक्टर सालिम अली को समर्पित है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये उन डॉक्टर सालिम अली के व्यक्तित्व को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।